अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी ने अब भारत और प्रधानमंत्री मोदी को कौन से जुड़े मुद्दे को दोबारा से इंटरनेशनल हेडलाइंस में ला दिया है। क्या है ये पूरा मामला और वो भारत को क्यों टारगेट कर रहे हैं, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि इसके डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट की लड़ाई के बीच भारत में ईरान की एम्बेसी किस तरह का पब्लिक आउटरीच कैंपेन चलाने की कोशिश कर रही है और इसके ऊपर भारत का क्या पर्सपेक्टिव है, उस पर भी हम बात करेंगे। आसियान देशों की हाई लेवल मीटिंग के दौरान अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की टीम ने भारत से मीटिंग की रिक्वेस्ट क्यों की है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ में मिडिल ईस्ट से न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान एक और देश के साथ डिफेंस एग्रीमेंट फाइनलाइज करने जा रहा है, लेकिन उसके सामने पाकिस्तान की सरकार ने 2 बड़ी डिमांड रखी हैं। अब उसमें भारत का क्या एंगल है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी को लेकर, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के ममदानी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को टारगेट करने की कोशिश की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि न्यूयॉर्क सिटी के द टाउन हॉल ऑडिटोरियम में नेल्सन मंडेला फाउंडेशन ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। अब न्यूयॉर्क में कोई बड़ा इवेंट हो रहा था, इसलिए न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी को भी इसमें इन्वाइट किया गया था और यहाँ पर उन्होंने एक स्पीच भी देनी थी। अब ये जो इवेंट था वो नेल्सन मंडेला के लिए था, जो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वहाँ के बहुत ही बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई के लिए दे दिया। साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी थी, ताकि साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोग वोट दे पाएं और जो फैसिलिटीज व्हाइट लोगों के पास वहाँ पर अवेलेबल थी, सेम फैसिलिटीज ब्लैक लोगों के लिए भी मिले। उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया था। साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स के लिए अलग से स्कूल्स थे, पहले उनके लिए अलग से बसेस, हॉस्पिटल्स और रेजिडेंशियल एरियाज होते थे। उसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी थी, जिसके चलते इनको 27 साल की जेल भी अपनी पूरी जिंदगी में काटनी पड़ी थी। कहने का मतलब है कि नेल्सन मंडेला एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है, लेकिन जोहरान ममदानी ने अपनी स्पीच में उमर खालिद का मुद्दा उठाकर उसकी तुलना नेल्सन मंडेला के साथ कर दी है। जोहरान ममदानी ने नेल्सन मंडेला के इवेंट में उमर खालिद के अरेस्ट का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को टारगेट किया है। ममदानी ने कहा है कि आखिरकार हम और कितना इंतजार करें। उमर खालिद दिल्ली की जेल में अपने 6ठे साल में पहुंच गया है, उन्हें अरेस्ट हुए भी 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। मेरे हिसाब से उमर खालिद भी एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और उसके खिलाफ भी टेररिज्म के वैसे ही झूठे आरोप लगाए गए हैं, जैसे कभी नेल्सन मंडेला के ऊपर साउथ अफ्रीका में झूठे आरोप लगाए गए थे। और हम कब तक चुप रहेंगे। यहाँ पर इमिग्रेंट्स को भी उसी तरह से निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है, ये कहना है ममदानी का। जोहरान ममदानी की स्टेटमेंट के बाद अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया अब उमर खालिद के केस को वापस से कवर करने लगा है और भारत में मोदी सरकार को टारगेट किया जा रहा है। सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी तुलना ममदानी ने नेल्सन मंडेला के साथ कर दी है। अब ये पहली बार नहीं है जब जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के केस को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर उठाया है। इससे पहले इसी साल की शुरुआत में जनवरी महीने में ममदानी ने उमर खालिद के पेरेंट्स के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद उमर खालिद को एक हैंड रिटन यानी खुद के लिखा हुआ एक लेटर भी भेजा था। उस समय भी ये केस काफी हाईलाइट हुआ था। कहने का मतलब है कि ममदानी उमर खालिद के केस में काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है और इंटरनेशनल प्रेशर बनाकर उमर खालिद को जेल से रिहा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उमर खालिद को आज से 6 साल पहले फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों से जुड़े एक केस में अरेस्ट किया गया था। इसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए, आईपीसी की सेक्शन 124 है यानी कि देशद्रोह, सेक्शन 153 है 2 ग्रुप्स के बीच दुश्मनी फैलाना, सेक्शन 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इस तरह के काफी गंभीर चार्जेस लगाए गए हैं। अब देखा जाए तो दिल्ली दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आगजनी, तोड़फोड़ और जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा था वो अलग से। और इन्हीं दंगों में उमर खालिद की इन्वॉल्वमेंट और प्रोवोकेशन के एविडेंस भी मिले हैं। प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है और इवन उमर खालिद को तो समय समय पर कई बार बेल भी मिलती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जब भारत का कम्युनिस्ट और लेफ्ट इकोसिस्टम उमर खालिद को जेल से बाहर निकालने में फेल हो गया है, इसलिए अब ये सीधा अमेरिका के लेफ्ट और अमेरिका के लिब्रांडो इकोसिस्टम से मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि उमर खालिद जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत में जो ईरान की एम्बेसी है, इन्होंने अब अमेरिका के हमलों से जो ईरान में तबाही हो रही है उसके विजुअल्स अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ईरान की भारत में एम्बेसी भारत के लोगों को ये मैसेज दे रही है कि अमेरिका के हमलों के कारण न सिर्फ ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है, बल्कि ईरान के सिविलियंस को भी काफी कैजुअलिटीज हो रही हैं
और ईरान की भारत में एम्बेसी ने अब उन लोगों की बकायदा पोर्ट्रेट फोटोग्राफ लगाकर ये दिखाना स्टार्ट कर दिया है कि कैसे अमेरिका के हमलों में ईरान के बच्चों की भी कैजुअलिटीज हो रही हैं। कहने का मतलब है कि प्रॉपर एक इमोशनल कैंपेन चलाकर ईरान भारत के लोगों से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये लड़ाई दोबारा इसलिए स्टार्ट हुई है क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स को ओमान के पास वाले रूट से बिना परमिशन से क्रॉस नहीं होने दे रहा है। ईरान ने लगातार 4 से 5 शिप्स के ऊपर हमले किए, उसके बाद ये दोबारा से युद्ध स्टार्ट हुआ और अमेरिका ने जवाब देना स्टार्ट किया है। और भारत में ईरान की एम्बेसी जो ये बच्चों की फोटोज लगाकर भारत के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, बेहतर होगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि ईरान ने तो भारत के शिप्स और इंडियन क्रू मेंबर्स वाले शिप्स के ऊपर भी हमला किया था, जबकि भारत का तो इस पूरे युद्ध के साथ कोई लेना देना भी नहीं है। खुद ईरान के हमले में इंडियंस की भी कैजुअलिटीज हुई हैं, जबकि हमने तो ईरान के ऊपर एक पत्थर तक नहीं फेंका है। ऐसे में भारत में जो ये ईरान की एम्बेसी और ईरान के कॉन्सुलेट्स इंडियंस के सपोर्ट मांग रहे हैं, ये ड्रामा नहीं किया जाए तो अच्छा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि आज से फिलीपींस के मनीला में आसियान देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, जो कि 24 जुलाई तक जारी रहेगी। इस मीटिंग की साइडलाइंस के ऊपर आसियान कंट्रीज एक आउटरीच मीटिंग भी होस्ट करेगी, जिसके लिए आसियान ने कुछ पावरफुल कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स को मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आसियान ने इसके लिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव को भी इनवाइट किया है। इसके साथ ही रीजनल मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ कोरिया के विदेश मंत्री भी इनवाइटेड है। मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर और मार्को रूबियो इन्होंने आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अटेंड करने के लिए इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। और आसियान मीटिंग के बाद साइडलाइंस के ऊपर अमेरिका ने जयशंकर सर के साथ भी एक मीटिंग की रिक्वेस्ट की है। पॉसिबिलिटी है कि आसियान की साइडलाइंस के ऊपर जयशंकर सर और मार्को रूबियो की भी एक मीटिंग हो जाए। इसके अलावा कुछ न्यूज रिपोर्ट आ रही है कि आसियान की साइडलाइंस के ऊपर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की भी एक मीटिंग हो सकती है, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी यहाँ पर इन्वाइटेड हैं और वो भी आ रहे हैं। लेकिन वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्वाड मीटिंग मटेरियलाइज होती है या नहीं। जयशंकर सर और रूबियो की मीटिंग तो कंफर्म हो गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि पिछले एक हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $964 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है, यानी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलमोस्ट $1 बिलियन ऊपर आ गए हैं और अब भारत के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $675 बिलियन तक पहुंच गए हैं। अगर हम टॉप के 5 फॉरेक्स रिजर्व्स वाले देशों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स के साथ चाइना नंबर 1 के ऊपर है। चाइना के पास $3.6 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, यानी $3,600 बिलियन से भी ज्यादा। सेकंड के ऊपर जापान के पास हैं $1.3 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स, यानी कि $1,300 बिलियन से भी ज्यादा। थर्ड पोजीशन के ऊपर यूरोप का एक छोटा सा देश स्विट्जरलैंड है, जिसके पास हैं $1 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स। इवन रशिया के पास भी भारत से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, अराउंड $729 बिलियन। इन सब के बाद फिफ्थ पोजीशन के ऊपर भारत आता है $675 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स के साथ। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और कुवैत को लेकर, लेकिन ये न्यूज भारत के लिए भी थोड़ी सी चिंतित करने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इस न्यूज को पाकिस्तान के बाद अरब कंट्रीज ने भी कंफर्म कर लिया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, वैसे ही एक डिफेंस एग्रीमेंट कुवैत की सरकार भी पाकिस्तान के साथ साइन करने के लिए लगातार नेगोशिएशंस कर रही है। मिडिल ईस्ट में क्राइसिस के बीच ईरान ने सबसे ज्यादा हमला किया है कुवैत और बहरीन के ऊपर। जब भी अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करता है, सबसे इजी टारगेट ईरान के लिए होते हैं कुवैत और बहरीन। जब भी ज्यादा सिचुएशन खराब होती है और बड़ा इंपैक्ट डालना होता है, उसके बाद कहीं जाकर ईरान रीजन के जो दूसरे देश हैं यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले करता है। और रिसेंट टाइम्स में देखने को मिल रहा है कि ईरान सऊदी अरेबिया के ऊपर थोड़े कम हमले कर रहा है। ऐसे में कुवैत को लग रहा है कि अगर वो भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करता है तो ईरान के हमलों से वो बच सकते हैं। इसलिए कुवैत ने अब पाकिस्तान को अप्रोच किया है सेम सऊदी अरेबिया के जैसे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के लिए। कुवैत इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के ट्रूप्स अपनी टेरिटरी के ऊपर डिप्लॉय करना चाहता है। पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स, फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में किया है, सेम वैसे कुवैत अपनी धरती के ऊपर भी पाकिस्तान के एसेट्स चाहता है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भी इस अवसर का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी डिफेंस एग्रीमेंट के बदले कुवैत से एनर्जी कॉर्पोरेशन और इन्वेस्टमेंट, ये 2 डिमांड रखी हैं। पाकिस्तान का कहना है कि कुवैत एक छोटा सा देश है जिसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने से सैन्य तौर पर पाकिस्तान को कुछ खास फायदा नहीं होगा, इसलिए पाकिस्तान ने ये मांग की है कि कुवैत पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के बदले में
पाकिस्तान में कुछ बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट करे, और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी पाकिस्तान की एक और डिमांड है, वो एनर्जी कॉर्पोरेशन को लेकर। पाकिस्तान ने कुवैत से डिमांड की है कि कुवैत डिस्काउंटेड रेट के ऊपर क्रूड ऑयल और गैस पाकिस्तान को सप्लाई करता रहे। डिफेंस एग्रीमेंट के बदले सस्ता ऑयल और सस्ता गैस पाकिस्तान को चाहिए। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि ये जितने भी गल्फ देश पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, क्या ये कल को अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई लिमिटेड स्केल का वॉर होता है, क्या फिर उस केस में भारत के खिलाफ जाकर ये सभी देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपनी सेना को भेजेंगे? आपको क्या लगता है, हाँ या फिर ना, ये भारत के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।